नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ मुर्दों का हॉस्पिटल का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 3 नहीं सुना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप सभी जाकर इस कहानी का पार्ट 3 सुन लीजिए, फिर आप इस कहानी को सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपके बारे में सबसे पूछा, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं चला। आप मुझे पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। डॉक्टर रिधिमा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, देखिए मेरी नाइट शिफ्ट रहती है और यह कितना बड़ा हॉस्पिटल है। आप मुझे कहाँ ढूंढते बैठेंगी? और आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आई नहीं है, यह तो एक सरकारी हॉस्पिटल है। हमें और भी मरीज देखने पड़ते हैं। आप हमें ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। इमरजेंसी के समय जिस डॉक्टर के पास समय होता है वह पेशेंट देख लेता है, और अगर आपको अच्छा इलाज कराना है तो आप जाइए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज कराइए। बात को संभालते हुए गीता ने कहा, माँ को मेरी कुछ ज़्यादा ही चिंता है, इसलिए वह शायद आपको ढूंढने गई होंगी। माँ शायद मेरी चिंता के कारण ही बहकी बहकी बातें कर रही थी। तभी डॉक्टर रिधिमा ने कहा, ओह हाँ, मुझे आपकी माँ की हालत समझनी चाहिए। आप गीता को लेकर चिंता में हो। वह नर्म स्वभाव से गीता की तरफ देखते हुए कहती, ठीक है, मैंने आपका चेकअप कर लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं जा रही हूँ, आज मेरी नाइट शिफ्ट नहीं है। ओके बाय। बोलती हुई वार्ड से बाहर निकल जाती है। तभी गीता की माँ बोलती है, बेटा हमारे वार्ड में 7 बेड हैं, इन 7 बेड पर मरीज भी होने चाहिए ना। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूँ बेटा, इस वार्ड में एक भी मरीज नहीं आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन गीता का ध्यान माँ की बात पर नहीं था। वह तो बाहर से वार्ड में आ रहे अपने पिता पर था, और देखते ही देखते वह वार्ड में आ गए और आते ही गीता के डिस्चार्ज की बात करने लगे। वह काउंटर पर भी जाते हैं, लेकिन रात होने के कारण काउंटर खाली रहता है। वह वापस आ जाते हैं और गीता की माँ से कहते हैं, हम अब गीता को इस हॉस्पिटल में नहीं रहने देंगे। दोनों डॉक्टर रिधिमा के कैबिन के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। गीता के पिता पूरा हॉस्पिटल छान मारते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी डॉक्टर, कोई कर्मचारी नहीं दिखाई देता है। वह थक हार कर गीता के वार्ड में आकर बैठ जाते हैं। गीता अपने पिता को यूं मायूस देखकर पूछती है, आखिर बात क्या है पिताजी? आप मुझे इतनी जल्दी यहाँ से ले क्यों जाना चाहते हैं? मैं अभी ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। तभी पिताजी बोलते हैं, इस हॉस्पिटल में अब तुम्हारा रहना सही नहीं है, तुम हमारे साथ अभी इसी वक्त घर चलो। तभी गीता की माँ बोलती है, हम डॉक्टर की इजाज़त के बिना घर कैसे जा सकते हैं? आज रात ना चाहते हुए भी हमें यहीं रुकना पड़ेगा। कल सुबह होते ही हम डॉक्टर रिधिमा से मिलकर गीता का डिस्चार्ज करवा लेंगे। गीता के पिता कुछ नहीं बोलते, बस मन मार के रह जाते हैं। तभी माँ गीता के पिता को समझाती हैं, आप टेंशन मत लीजिए, माता रानी सब ठीक करेंगी। आप घर जाइए और आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाकर आराम कीजिए। गीता के पिता का मोबाइल बजता है और वह ठीक है बोलकर मोबाइल पर बात करते हुए वार्ड से बाहर निकल जाते हैं। गीता और उसकी माँ रात में सोने की कोशिश करते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें सोचते हुए गीता की कब आंख लग गई, गीता को पता ही नहीं चला। रात में गीता अचानक उठकर बेड पर बैठ जाती है। गीता को पैर में दर्द होता है, लेकिन वह दर्द से कहराती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई चुपचाप अंधेरे में अकेले हाथ में टॉर्च लिए उस कमरे की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वह कमरा आ जाता है। वह कमरा बाहर से काफ़ी पुराना जर्जर हालत में था। गीता वह कमरे को देखकर मन ही मन डर जाती है, किंतु गीता का मन उस दरवाजे के पीछे का राज जानना चाह रहा है। दरवाजे पर बाहर से मोटा ताला लगा हुआ है। गीता के उस ताले को छूते ही ताला अपने आप खुल जाता है और उस कमरे में से एक साया निकलकर गीता को उस कमरे के अंदर खींच लेता है और वह कमरा वापस बंद हो जाता है। दर्द से कहराती हुई गीता कमरे के अंदर जाकर बेहोश हो जाती है। गीता को जब होश आया तो उसे सिर्फ अंधकार ही दिखा, कमरे में एक कतरा भी रोशनी का नहीं था। गीता अंधेरे में खुद को संभालते हुए दर्द से कहराती हुई अपने पैरों पर खड़े होकर लाइट चालू करने की कोशिश करती है, किंतु वह जैसे ही बटन पर हाथ रखती है तभी कोई साया आता है और फिर से गीता को घसीट कर दूर कर देता है
और दूसरी तरफ उछाल देता है। यही सिलसिला बार बार गीता के साथ होता है। घसीटे जाने के कारण गीता वहीं बेहोश हो जाती है। तभी दरवाजे पर से ठक ठक की आवाज आती है। नायरा डायरी रखकर दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने ज्योति खड़ी थी। क्या कर रही हो नायरा? कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नायरा घड़ी की तरफ देखती है। सुबह के 7 बज गए हैं। कुछ नहीं, थोड़ा थक गई हूँ, नायरा अनमने भाव से बोली। तब तक ज्योति कमरे में अंदर आ जाती है। ये क्या है नायरा, तुम रात भर सोई नहीं? मुझे तुम्हारी बस यही बात पसंद नहीं है। और तुम रात भर क्या कर रही थी? और ये डायरी, तुम फिर से इस पुरानी डायरी को लेकर बैठ गई। प्लीज अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकलो। और अब तुम लोगों की पर्सनल डायरी भी पढ़ने लगी हो। मुझे तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए नायरा, तुमने किसी की पर्सनल डायरी खरीद ली। ज्योति पता नहीं क्यों मुझे यह डायरी अपनी तरफ खींचती है। मैं ना चाहते हुए भी इस डायरी की तरफ अपना झुकाव महसूस करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की मैं किसी की पर्सनल डायरी ना पढूं, लेकिन मैं इसे पढ़े बिना नहीं रह सकती। तभी ज्योति बोलती है, नायरा जरा समय देखो, तुम रात भर से यह डायरी पढ़ रही हो। जरा अपना हालत देखो, क्या बना लिया है खुद को। थोड़ी देर रेस्ट करो, हम 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। पता है ना आज कॉलेज में बहुत ज़रूरी काम है। हाँ, आज कॉलेज में एनुअल फंक्शन है, नायरा बोली। ठीक है डियर, मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर हम एनुअल फंक्शन में चलेंगे। नायरा वह डायरी कबर्ड में रख देती है और रेस्ट करने लग जाती है। आराम करते करते अचानक नायरा को झपकी लग जाती है और वह सो जाती है। तभी नींद में नायरा को ऐसा लगता है कि कोई कमरे से डायरी उठा कर ले गया है। नायरा हड़बड़ाहट के साथ उठती है और कबर्ड खोलकर वह डायरी देखती है, किंतु उसे डायरी नहीं मिलती है। नायरा भाग भाग कर पूरे घर में वो डायरी ढूंढती है, किंतु उसे डायरी नहीं मिलती है। नायरा भाग भाग कर पूरे घर में वो डायरी ढूंढती है, लेकिन उसे वह डायरी कहीं नहीं मिलती। थक हार कर नायरा अपने बेड पर बैठ जाती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है आखिर डायरी गई कहाँ। तभी ज्योति आ जाती है। नायरा को यूं परेशान देखकर ज्योति वहीं नायरा के पास बेड पर बैठ जाती है और उसकी परेशानी की वह वजह पूछती है। तभी नायरा ज्योति को बताती है वह डायरी गुम हो गई। क्या? यह कहते हुए ज्योति बेड से खड़ी हो जाती है और बोलती है, अभी सुबह तो वह डायरी तुम्हारे पास ही थी, एकदम से डायरी कहाँ चली गई? नायरा मायूसी भरे स्वर में बोली, मैं भी वही सोच रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मेरी आंख लग गई और मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई मेरे कमरे में आया और वह डायरी लेकर चला गया, पर कौन यह पता नहीं। मैं हड़बड़ाहट के साथ उठी और उस डायरी को कबर्ड में ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। मैंने सारा घर छान लिया, लेकिन वह डायरी मुझे घर में कहीं भी नहीं मिली। तभी ज्योति बोलती है, आखिर वह डायरी जा कहाँ सकती है? मैं भी वही सोच रही हूँ। तभी ज्योति का फोन बजता है। हाँ ठीक है बोलकर ज्योति फोन काट देती है। नायरा उस डायरी को हम बाद में ढूंढेंगे, अभी तुम तैयार हो, हमें कॉलेज जाना है एनुअल फंक्शन के लिए। नायरा अनमने ढंग से तैयार हो जाती है। ज्योति और नायरा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं। नायरा वह डायरी के खो जाने के गम में आज बहुत ही उदास है। गुमसुम सी उदास नायरा अपने में ही खोई हुई बैठी है। तभी प्रोफेसर राहुल नायरा के बगल में आकर बैठ जाता है। प्रोफेसर राहुल का ट्रांसफ़र अभी कुछ दिन पहले ही नायरा के कॉलेज में हुआ है। नायरा का स्वभाव है कि वह आगे होकर किसी से बात नहीं करती। उसने 2-4 बार प्रोफेसर राहुल को टालने की कोशिश भी करी, लेकिन आज प्रोफेसर राहुल ठान कर ही आए थे कि आज वह नायरा से बात करके ही रहेंगे। राहुल जैसे ही नायरा से बात करने की कोशिश करता है, नायरा डिपार्टमेंट से बाहर मेन हॉल की तरफ चली जाती है। इस बार भी राहुल नायरा से बात करते करते रह जाता है। कॉलेज का फंक्शन अटेंड कर नायरा घर के लिए निकल जाती है। घर वापस आते ही नायरा वह डायरी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे अभी भी वह डायरी नहीं मिलती। थक हार कर निराश सी नायरा बेड पर लेट जाती है। दिन भर की थकान की वजह से नायरा नींद के आगोश में चली जाती है और जब आँख खुलती है तो उस समय सुबह के 7 बज गए होते हैं। नायरा उठकर फ्रेश होने बाथरूम में जाती है। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। तभी नायरा के कान में सरसराहट की आवाज़ आती है।
नायरा ध्यान से सुनने की कोशिश करती है। एक हवा का झोंका आता है। नायरा के बालों को आगे ढकेलते हुए आवाज नायरा के कानों में पड़ती है, सुरेश। नायरा पीछे पलटकर देखती है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। घबराहट से भागती हुई नायरा बाथरूम से अपने कमरे में आ जाती है। कमरे में आकर नायरा की जान में जान आती है। तभी नायरा की नजर सामने रखे आईने पर जाती है। आईने में खून से लिखा हुआ नाम सुरेश देखकर नायरा घबरा जाती है। बचाओ बचाओ, चिल्लाती हुई नायरा वहीं जमीन पर पैर मोड़े चेहरा छुपाती हुई बैठ जाती है। नायरा की आवाज इतनी जोरदार थी कि बाहर से आ रही ज्योति के कानों में भी आवाज पड़ जाती है। नायरा की आवाज को सुनकर ज्योति भी भागते हुए नायरा के कमरे में प्रवेश कर जाती है। ज्योति को आता देख नायरा भी भागकर ज्योति से लिपट जाती है और डर के मारे रोने लगती है। नायरा को चुप कराकर ज्योति नायरा को बेड पर बैठाती है और चिल्लाने की वजह पूछती है। डर के मारे नायरा कुछ कह नहीं पाती, बस अपनी उंगली से आईने की तरफ इशारा करती है। तभी ज्योति का ध्यान उस आईने की तरफ जाता है। नायरा क्या है उस आईने में? जब नायरा ने वह आईना देखा, वह आईना बिल्कुल साफ था। ये कैसे हो सकता है? नायरा ध्यान से फिर उस आईने को देखती है। इस बार भी उसे कुछ नजर नहीं आता है। नायरा की इस हरकत को ज्योति देख रही थी। नायरा, आखिर बात क्या है? मुझे बताओ, और तुम बार बार इस आईने को क्यों देख रही हो? और तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? नायरा मन ही मन सोचती है, अगर मैंने ज्योति को यह बात बताई तो वह डायरी ढूंढने में कभी मेरी मदद नहीं करेगी और ना ही वो इन सब में विश्वास करती है। नायरा इसी कश्मकश में सोचती रहती है। ज्योति नायरा को झकझोरते हुए पूछती है, क्या हुआ है नायरा? आखिर बताओ भी। अपनी ही बातों में उलझी हुई नायरा वर्तमान में आ जाती है। गुस्से से मुंह फुलाते हुए ज्योति कमरे से बाहर जाने ही वाली होती है। तभी नायरा उसे रोकने की कोशिश करती है। ज्योति गुस्से में बोलती है, जब तुम्हें मुझे कुछ बताना ही नहीं है तो मैं यहाँ क्यों रुकूं? लेकिन नायरा कुछ नहीं कह पाती। कुछ सोचती हुई नायरा भागकर ज्योति के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, ऐसा नहीं है ज्योति, पता है उस समय मैं छिपकली से डर गई। जब मैं बाथरूम से बाहर आई तब आईने पर एक छिपकली को देखा, इसलिए डर के मारे मैं चिल्लाई। ज्योति ठहाका लगाते हुए हंसती है। ओ मेरी बुद्धू नायरा, मुझे नहीं पता था कि तुम छिपकली से इतना डरती हो। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया जो तुम इस तरह चिल्लाई, और फिर दोनों हंसने लगी। तभी ज्योति बोलती है, अच्छा नायरा, अपना ध्यान रखना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कॉलेज में जा रही हूँ। यह बोलते हुए ज्योति चली जाती है। नायरा फिर से कमरे में आ जाती है। नायरा का ध्यान फिर से आईने की तरफ जाता है, लेकिन अभी भी वह आईना सामान्य ही था। अब तो जैसे नायरा के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को सर पर रखकर नायरा अभी भी उसी डायरी के बारे में ही सोच रही थी। कहाँ जा सकती है डायरी? आखिर कहाँ? नायरा फिर से कबर्ड खोलकर देखती है, किंतु उसे वह डायरी नहीं मिलती। आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ज्योति सही तो कह रही थी कि मुझे किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, और अब जब वो डायरी नहीं मिल रही है तो मैं इतना क्यों परेशान हो रही हूँ? मैं गीता को जानती तक नहीं हूँ, फिर भी मुझे गीता के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है? नायरा के अंदर मन में यह बातें चल रही थी। तभी नायरा का मोबाइल बजता है। जैसे ही मोबाइल हाथ में लेती है, डिस्प्ले पर राहुल नाम दिखाई देता है। नायरा कॉल कट कर देती है। फिर से मोबाइल बजता है। इस बार भी कॉल राहुल का ही होता है। पता नहीं क्यों ये राहुल मुझे इतना क्यों इरिटेट करता है। राहुल को पसंद करना तो दूर, मुझे उसकी शक्ल देखने का मन भी नहीं करता। मैं राहुल से दूर भागना चाहती हूँ, लेकिन राहुल है कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। बार बार कॉल डिस्कनेक्ट करती नायरा, लेकिन राहुल बार बार उसे कॉल करता है। तभी नायरा झल्ला कर बोलती है, मैंने अपना नंबर राहुल को देकर ही सबसे बड़ी गलती करी। फिर से मोबाइल बज उठता है और इस बार ना चाहते हुए भी नायरा को कॉल रिसीव करनी ही पड़ती है। हेलो, सामने से आवाज आती है। हेलो नायरा, मैं राहुल बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? देखो राहुल, तुम जो समझ रहे हो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ।
मुझे लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही लड़कों से बाहर मिलना। यह कहते हुए नायरा कॉल कट कर देती है। फिर नायरा का मोबाइल बजता है और इस बार भी कॉल राहुल का ही होता है। 2-3 बार फिर से डिस्कनेक्ट करने के बाद भी राहुल का कॉल आना बंद नहीं होता है और इस बार भी ना चाहते हुए नायरा को कॉल उठाना पड़ता है। तभी राहुल बोलता है, प्लीज़ इस बार फ़ोन मत काटना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। अगर तुम गीता की उस डायरी के बारे में जानना चाहती हो तो 6 बजे मुझसे होटल लाइंस में मिलो। यह बोलते हुए राहुल कॉल कट कर देता है। दूसरी ओर नायरा के मन में यह सवाल घूमता रहता है कि आखिर राहुल को डायरी के बारे में कैसे पता चला। नायरा घड़ी में समय देखती है। इस समय दोपहर के 3 बज गए हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ना चाहते हुए भी मैं गीता के इतने करीब कैसे आ रही हूँ? सुबह से ही ना तो मैं नहाई हूँ। नायरा बाथरूम में जाकर नहाकर आ जाती है। आज तो बहुत भूख लगी है, चलो कुछ पकाया जाए। नायरा किचन में दौड़ पड़ती है। तभी डोर बेल बजती है। इस वक्त कौन हो सकता है? यह सोचते हुए नायरा दरवाजा खोलती है। ज्योति कमरे में आ जाती है और गुस्से में बोलती है, मैं जानती हूँ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। तुम ये लंच कर लो, आज हम साथ में लंच करेंगे। नायरा खुश होती हुई बोलती है, नहीं नायरा, मैंने लंच कर लिया है, अब तुम करो। अच्छा मेरे पास तो बैठो, नायरा बोली। ज्योति नायरा के पास बैठ जाती है। तभी नायरा सोचती है, आज मैं ज्योति को भी अपने साथ ले चलूंगी। और वह ज्योति से पूछती है, आज शाम को क्या कर रही हो तुम? मुझे मार्केट में कुछ जरूरी काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नायरा ने पूछा। नहीं नायरा, मुझे कॉलेज में कुछ जरूरी काम है, बच्चों के असाइनमेंट पर अभी भी काम चल रहा है, इसलिए मैं अभी फ्री नहीं हूँ। अगर कुछ ज़रूरी काम नहीं हो तो हम कल जा सकते हैं। काम तो ज़रूरी है, इसलिए मुझे आज मार्केट जाना ही होगा। कोई बात नहीं, तुम असाइनमेंट पर ध्यान दो। ठीक है नायरा, जैसी तुम्हारी मर्जी, बोलते हुए ज्योति अपने रूम में चली जाती है। नायरा भी ठीक 6 बजे होटल लाइंस पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि राहुल अभी तक नहीं आया था। वह राहुल को कॉल करती है, लेकिन राहुल का नंबर नहीं लगता है। आधे घंटे इंतजार करने के बाद वह होटल से बाहर निकल जाती है और अपनी एक्टिवा लेकर वह घर की ओर निकलती है। तभी उसे सामने से आता हुआ राहुल दिखाई देता है। पहली बार राहुल को देखकर नायरा को इतनी खुशी हुई और वह मुस्कुराहट के साथ राहुल को अपने पास आते हुए देख रही थी। तभी सामने से आती हुई गाड़ी नायरा को टक्कर मारने ही वाली होती है। तभी राहुल नायरा को दूसरी तरफ धक्का दे देता है। राहुल! जोर से चिल्लाती हुई नायरा जब आगे देखती है तो दूसरी गाड़ी राहुल के आर पार निकल जाती है। दूर से यह दृश्य देखती हुई नायरा वहीं बेहोश हो जाती है। नायरा को जब होश आता है, वह अचरज भरी निगाहों से अपने आसपास देखती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता है। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा फैला रहता है। तभी वह अपनी नज़र ऊपर घुमाती है। उसे राहुल दिखाई देता है। पहली बार नायरा राहुल को प्यार भरी नज़रों से देखती है और राहुल से लिपट जाती है। यह स्पर्श दोनों को बहुत सुकून दे रहा है। टप टप की आवाज़ के साथ एक चिपचिपे पदार्थ की बूंदें नायरा के चेहरे पर गिरती है। अपनी उंगलियों से उठाकर उस पदार्थ को देखती है। देखते ही नायरा चिल्लाती है, खून! खून! इसका मतलब राहुल जिंदा नहीं है। तभी नायरा को याद आता है कि राहुल के आर पार गाड़ी चली गई थी। यह सोचती हुई नायरा राहुल से दूर हट जाती है। राहुल अपने असली रूप में आ जाता है। खून से बुरी तरह से सना हुआ राहुल का चेहरा, माथे पर गहरी चोट के साथ निशान और आंखों से टपकती खून की बूंदें देख नायरा घबरा जाती है और डर के मारे सुनसान अंधेरे रास्ते पर अपनी एक्टिवा वहीं छोड़ पैदल ही भाग पड़ती है। डर से भागते भागते नायरा बहुत दूर निकल जाती है। कुछ दूरी तय करने के बाद तेज बढ़ी हुई सांसों को कम करती हुई नायरा एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। तभी नायरा को कंधे पर कुछ भारीपन लगता है और जब वह पलटकर देखती है तो वह एक हाथ रहता है। किसी और का नहीं बल्कि राहुल का हाथ होता है। नहीं! चिल्लाती हुई नायरा फिर से भाग पड़ती है। भागते भागते नायरा एक बंद पड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। अपने आप को संभालती हुई और दर्द से कहराती नायरा की नज़र गाड़ी के अंदर जाती है। गाड़ी के अंदर शीशे से सर टिकाए एक लाश पड़ी होती है और यह लाश किसी और की नहीं बल्कि राहुल की होती है। राहुल की लाश को देखकर नायरा पीछे की ओर भागती है। वहीं कुछ दूरी पर पीछे राहुल की आत्मा थी। नायरा पागलों की तरह कभी गाड़ी में पड़ी राहुल की लाश को
तो कभी पीछे खड़ी राहुल की आत्मा को देखती है। दोनों को देखते हुए नायरा डर के मारे चिल्ला पड़ती है, बचाओ। तभी राहुल की आत्मा नायरा के पास आती है और कहती है, मेरी बात सुनो नायरा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन नायरा डर के मारे वहां से भाग जाती है। भागते भागते अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन नायरा के कानों में अभी भी राहुल की आवाज़ गूंज रही थी, जो उससे कुछ कहना चाह रही थी। घर पहुंचते ही नायरा अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डरी सहमी नायरा वहीं कमरे के दरवाजे पर ही डर डर के हनुमान चालीसा बोलती है। तभी उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, लेकिन नायरा दरवाज़ा नहीं खोलती। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ रात भर आती रहती है, लेकिन नायरा नहीं दरवाज़ा खोलती। राहुल को याद करते हुए नायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोते रोते नायरा वहीं दरवाजे पर बेसुध पड़ जाती है। सुबह के 7 बज चुके होते हैं। तभी दरवाजे की डोरबेल फिर से बजती है। हड़बड़ाहट के साथ नायरा दरवाज़ा खोलती है। सामने पेपर वाला खड़ा होता है। पेपर वाला नायरा को इस हालत में देखकर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी नायरा दरवाज़ा बंद कर देती है। नायरा न्यूज़पेपर को जैसे ही खोलती है, राहुल के रोड एक्सीडेंट की खबर राहुल की फ़ोटो के साथ पहले ही पेज पर छपी होती है, जिसे पढ़कर नायरा फिर से रोने लग जाती है। नायरा तो जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठी हो। अपने कमरे में जाकर एक बैग और उसमें कुछ रुपए रखकर नायरा बाथरूम की तरफ चल पड़ती है। अपने शरीर पर लगे हाफ को साफ कर नायरा आईने में खुद को देख सिसक पड़ती है। अपने आप को संभाल नायरा नहाकर ड्रेस चेंज कर बाथरूम से बाहर आ जाती है। बिस्तर पर पड़े वह बैग को उठाकर घर से बाहर निकल पड़ती है। बुझी बुझी सी नायरा ऑटो लेकर होटल लाइंस जाकर पहले अपनी गाड़ी लेती है, फिर एक्टिवा से हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सिटी हॉस्पिटल पहुंचते ही रिसेप्शन पे जाकर राहुल के बारे में पूछती है। उसे मुर्दा घर का पता दिया जाता है। नायरा मुर्दा घर की तरफ बढ़ पड़ती है। वहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी। नायरा राहुल की लाश को लावारिसों की लाश की तरह मुर्दा घर के बाहर पड़ा देखकर नायरा फिर से रोने लग जाती है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर अभिनव आते, जो नायरा को रोते हुए देख रहे थे। नायरा के पास आकर वह नायरा से पूछते हैं, आप कौन हो और इनसे आपका क्या रिश्ता है? राहुल और मैं एक ही कॉलेज में प्रोफेसर हैं। राहुल का भी 5 दिन पहले ही हमारी कॉलेज में ट्रांसफर हुआ था। तभी अभिनव पूछते हैं, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उस वक्त आप कहाँ थी? अपने आंसू पोंछती हुई नायरा बोलती है, राहुल को मुझसे कुछ जरूरी काम था, इसलिए राहुल मुझसे मिलने होटल लाइंस आने वाले थे और शायद रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो गया था, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। आपको पक्का लगता है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है? अभिनव ने अगला सवाल नायरा को दागते हुए कहा, जी जब पेपर में न्यूज़ छपी है तो एक्सीडेंट ही होगा। गाड़ी की स्थिति देखते हुए यही लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं, नायरा ने सपाट लहजे में कहा। आप राहुल के बारे में कुछ और जानती हो? नहीं, राहुल को अभी हमारे कॉलेज में आए हुए 5 दिन ही हुए थे, मैं उनके बारे में कैसे जान सकती हूँ? कमाल है, लेकिन आप 5 दिन पहले कॉलेज में आए हुए अनजान शख्स के साथ मिलने होटल लाइंस जा सकती हैं। देखिए, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप उसे इस एक्सीडेंट से कनेक्ट मत कीजिए प्लीज़। नायरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा और आगे बोली, राहुल फिजिक्स डिपार्टमेंट में थे और मैं इकोनॉमी के डिपार्टमेंट में हूँ। हम एक ही कॉलेज के हैं, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। इसके अलावा हम दोस्त थे और कुछ नहीं। तभी पीछे से एक दंपति आ जाते हैं और राहुल के पास जाकर उससे लिपट कर रोने लगते हैं। इंस्पेक्टर अभिनव उनके पास आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं? हम राहुल के माता पिता हैं। भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? किस मनुष्य घड़ी में राहुल यहाँ आया था? हे विलाप करते हुए उसके माँ बाप रोने लग जाते हैं। तभी नायरा राहुल की माँ को चुप कराती है। तभी इंस्पेक्टर अभिनव राहुल के पिता को एक कागज देता है। आपके इस पर सिग्नेचर चाहिए। ये क्या है? जी, हमें राहुल का पोस्टमार्टम करवाना होगा, इसलिए आपके सिग्नेचर चाहिए। राहुल के पिता उस कागज पर साइन कर देते हैं। कुछ देर बाद राहुल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। 1 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो जाता है और राहुल की डेड बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। तभी इंस्पेक्टर अभिनव डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि राहुल की मौत की वजह एक्सीडेंट ही है।
शुरुआती निरीक्षण से यही बात सामने आती है और फाइनल रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएंगी। उदास सी नायरा राहुल की मां को बांधती है। तभी नायरा की नज़र सामने आती हुई ज्योति पर पड़ती है। नायरा ज्योति को मायूसी भरी नज़र से देखती है। तभी ज्योति बोलती है, मैंने न्यूज़पेपर पर राहुल के एक्सीडेंट वाली खबर पढ़ी। राहुल की मौत के बारे में सुनकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहाँ हॉस्पिटल आ गई। नायरा को गले लगाकर ज्योति रोने लग जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो नायरा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ही तुम्हारी डायरी राहुल को दी थी। ना मैं ये डायरी राहुल को देती और ना ही यह सब कुछ होता। राहुल की गुनहगार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। चीखती हुई नायरा ने कहा, तुमने वो डायरी राहुल को क्यों दी? तुम जानती क्या हो उस डायरी के बारे में? तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इस कहानी का पार्ट 5 जल्द ही आएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं इस कहानी का पार्ट 5 अपलोड करूंगा तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो मैं आप सभी से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।